नमस्कार। आज हम लोगों के भाव गंगा का 7वां अंक है। 6 अंकों को आपने जिस तरह से पसंद किया है, आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं वो मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं और ये कार्यक्रम ऐसे ही और चलता रहेगा। इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहाँ आज रात भर खूब बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई थी, इसलिए मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन सूरज नहीं निकला है। चिड़ियों की चहचहाहट वैसी ही है। उसी चिड़ियों के बीच में, पेड़ों पौधों के बीच में हम लोगों के ये भाव गंगा का, प्रकृति गंगा का, विचार गंगा का ये 7वां अंक आपके सामने है। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें मैंने ये बात कही थी, जब हर व्यक्ति विलक्षण है, शिक्षा में क्रांति के द्वारा सब कुछ संभव है, तो चांद किताब की चर्चा की थी। तो मैंने कहा था कि लेकिन इस अनुभव में कुछ और भी गहरी बातें हैं जिस पे मैं चर्चा आज करने के लिए मैंने कहा था। बचपन से, जैसा मैंने आपको कहा भी है कि मेरा बचपन आम के पेड़ के नीचे बोरा झोरा लेकर गांव में, सुदूर गांव में, जहां 45 शहर से 40-45 किलोमीटर दूर, रेलवे स्टेशन के लिए 5 किलोमीटर जाना होता था पैदल, सड़क का तो सवाल ही नहीं है। तो वह बच्चा और उसके अनुभव आज तक ज़िंदा हैं मेरे मन में, और इसीलिए उसी समय ये लगा था कि जैसे जैसे बढ़ता गया या विचार बढ़ता गया, डायरियाँ भी लिखता रहा दर्जा 6 से, कि जब मौका मिलेगा, जितना मौका मिलेगा, सब कुछ ठीक करने की जितना संभव कोशिश है उतना करूँगा। गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता था, सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। प्रकृति की गोद में, वह पेड़ के नीचे की पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन बरसात में जब गली से होकर के जाना होता था और उस गली में आदमियों का भी और जानवरों का भी मैला होकर बहता था और उसी में चलना होता था नंगे पांव अक्सर, तो ये इच्छा ज़रूर होती थी कि काश इस कीचड़ से मुक्ति मिल जाती। शायद गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना पढ़ाई के अलावा एक कारण ये भी था कि इस कीचड़ से मुक्ति मिल जाती। लेकिन आज जब मेरी आयु 67 वर्ष हो रही है, पूरी दुनिया देखने के बाद, पूरा हिंदुस्तान देखने के बाद, अपने पूरे अनुभव को और इच्छाओं को एक हाइकू नुमा कविता जो 3 लाइन की होती है उसमें व्यक्त किया। और वो कविता है, आपको भी चमत्कृत करेगी, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, कि धरती की कीचड़ देख भागा, धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहाँ पहुँचा वहाँ आकाश में कीचड़ था। धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहाँ पहुँचा वहाँ आकाश में कीचड़ था। तो उस समय तो लगा था कि केवल धरती की कीचड़ से मुक्ति हमको और सभी को मिले, लेकिन अब लगता है कि धरती और आकाश दोनों के कीचड़ों के मुक्ति की ज़रूरत है। और आकाश में कीचड़, हवा का पॉल्यूशन, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 8 भारत के हो जाते हैं। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देखिएगा। और ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रही है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, धरती का वाटर टेबल नीचे जा रहा है। ये सब संकेत हैं बहुत ज़्यादा खतरों के। तो धरती और आकाश दोनों के कीचड़ों को मिटाना है, सबको मिलकर, हम सबको मिलकर।
इसमें ये नहीं देखना है कि हम इस देश के हैं, इस जात के हैं, इस धर्म के हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर धरती नहीं बचेगी तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये भेदभाव मिटाकर सबको बचाने की काम करना है। ये तो मैंने बैकग्राउंड दिया कि क्यों शिक्षा में क्रांति के साथ साथ और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं मेरे जीवन के, जिनको कि आपके सामने रखना चाहता था। 80 के दशक में शिक्षा पर मेरे जो विचार थे, खास करके मैं तो गांव से निकल आया, लेकिन बहुत लोग नहीं शिक्षा पा पाए, ज़रूरी शिक्षा जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई। तो ये था कि सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी हो। वह कैसे हो उस पर नोट्स लिखता रहा, और 80 के दशक में मेरी किताब तैयार हुई तख्ती के अक्षर, जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद होलिस्टिक एजुकेशन हुआ। वो तख्ती के अक्षर किताब बहुत लोकप्रिय हुई, लोगों ने खूब पढ़ा। उसमें मेरी अवधारणा यही थी कि अगर देश में या समाज में कोई भी क्रांति करनी है, चाहे वो सामाजिक क्रांति हो, लोकनीतिक या राजनीतिक क्रांति हो, या धार्मिक क्रांति हो, या आर्थिक क्रांति हो, किसी भी प्रकार का क्रांति या परिवर्तन करना हो, तो उसके पहले शिक्षा में क्रांति ज़रूरी है। किसी भी तरह का क्रांति या परिवर्तन करना हो तो उसके पहले शिक्षा में क्रांति ज़रूरी है। और उसी अवधारणा पर वो शिक्षा कैसी हो, वह बेरोजगारों की फौज ना बनाए, उन लोगों में इतना आत्मविश्वास भरे कि वो दूसरों को मदद कर सके। आपको आश्चर्य होगा कि आश्चर्य क्या होगा, अब रोज़मर्रा की घटना हो चुकी है, इसलिए आश्चर्य नहीं होता। जब हाई स्कूल, इंटर या 12th के रिजल्ट निकलते हैं तो बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। जिस तंत्र का काम लोगों में आत्मविश्वास भरना है, वह इतना ज़्यादा उसमें उसको हीन भावना ले आती है कि वो आत्महत्या करने के आधार पर पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा व्यवस्था में कमी है, और उसे ज़रूर तुरंत दूर करना चाहिए। और उसी के लिए फिर तख्ती के अक्षर लिखा। प्रयोग के रूप में एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स भी खोले, और जो जितने लोग अच्छे भावों से स्कूल खोलते थे, पूरे जीवन भर नौकरी के दौरान उनसे जुड़ता रहा, उन विद्यालयों में जाता रहा, वहाँ बच्चों से सीधे मोटिवेशन के बातचीत करता रहा, लेक्चर्स भी लेता रहा, और मैनेजमेंट को भी प्रमोट करता रहा, अच्छे मैनेजमेंट को। लेकिन एक दूसरा अनुभव हुआ। मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे लोगों ने जो अच्छे स्कूल खोले बड़े शुद्ध भाव से, एक गंदा राजनेता या एक गंदे कुछ आसपास के लोग ने उनके मैनेजमेंट पे कब्जा करने की कोशिश की, तमाम मुकदमेबाजी में लटकाया, दबाव बनाया, और वह अच्छा स्कूल जो बड़े अच्छे भाव से शुरू हुआ था वह बिगड़ता गया, और 8-10-15 साल में उसकी स्थिति खराब हो गई। अब वो उतना अच्छा नहीं रह गया। इस अनुभव को भी आत्मसात करते हुए फिर मेरे विचार थोड़ा परिवर्तित हुए। एक बार और बात बता दें कि तख्ती के अक्षर के सिलसिले में ही तमाम सारे लोग मुझे मिले। उस किताब के पढ़ने के बाद मुझे आए, मुझे अच्छी किताबों का पता दिया, अच्छी किताबें बताईं। तो चांद उसी दौरान उदय प्रताप सिंह जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो अपने एक मित्र को लेकर आए थे, मित्र द्वय, और उन्होंने मुझे ये किताब बताई। मैंने जब पढ़ी तो इतनी अच्छी लगी, जैसा कि मैंने आपको बता भी चुका हूँ, कि फिर तो जहाँ जितनी किताब ये मिलती थी लोगों से मंगवा लेता था, खुद ले लेता था और बंटवाता था। जितनी अपनी किताबें बांटी हैं उससे ज़्यादा मैंने तो चांद बांटी है।
बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको छापता था। बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया में ये बात फैल गई थी कि पांडे जी हैं, जितनी छपती है अक्सर पूरा ले लेते हैं, हम लोगों के लिए और लोगों के लिए बचती नहीं है, ये हालत हो गई थी। लेकिन वो बस केवल बढ़ती रही और उसका असर होता रहा, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो अब ये विचार बना कि अगर हमको वाकई व्यवस्था में खुशहाली लानी है तो केवल शिक्षा में परिवर्तन या क्रांति करके काम नहीं चलेगा, व्यवस्था में भी परिवर्तन करना होगा, लोकतंत्र में लोक नीति लानी होगी, अच्छे लोगों को व्यवस्था के हर अंग में जाना होगा। और फिर मुझे लगा कि जैसे तैरना होता है तो कभी एक हाथ बाएं, एक दाएं, एक बाएं, एक दाएं दोनों चलाना होता है, उसी प्रकार अगर हमें खुशहाली की तरफ लानी है देश में तो हमें शैक्षिक क्रांति की भी आवश्यकता है और व्यवस्था में लोकतांत्रिक क्रांति की भी आवश्यकता है। और फिर उस भावभूमि पर मैंने फिर उपन्यास एक बड़े फलक पर लिखना शुरू किया। आप सब ने जानते ही हैं, उसका नाम जानते ही हैं, पढ़ा भी है, विन 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 द ऑर्फन वे। एक अनाथ बच्चे को उसका हीरो बनाया। अनाथ इसलिए कि वो किसी जात, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी भाषा के खांचे में नहीं है, उसे नहीं पता है कि वो कहाँ पैदा हुआ था, वो अनाथालय के सामने पड़ा मिला था। लेकिन अगर उसे सामान्य बच्चों की तरह से जीना है तो कहीं कोई हेल्प नहीं है, तो उसे अपने अंदर से ही शक्तियाँ उभारनी होंगी और जितना दूसरा बच्चा मेहनत करता है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो वो बच्चा आजीवन भर वही करता रहा, सारी शक्तियाँ अपने अंदर से उकेरता रहा और जितने और लोग मेहनत करते हैं उससे कई गुना लगातार मेहनत करता रहा और फिर वह दोनों के लिए काम करता रहा, शिक्षा के लिए भी और व्यवस्था परिवर्तन लोकतांत्रिक के लिए भी, और धीरे धीरे वह दूसरों के लिए भी रोल मॉडल हो गया। आप आश्चर्य माने, इस देश में पहली बात तो रिजर्वेशन संविधान में जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, विपन्न हैं, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उनके लिए केवल संविधान में ये लिखा हुआ है कि व्यवस्थाएं समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष सावधानी से प्रबंध करेंगी। विशेष सावधानी है कि कोई सबल उसका हिस्सा लेकर के न चला जाए, चाहे किसी भी जाति का हो, और केवल यह सामाजिक और आर्थिक रूप से मदद करेगी। रिजर्वेशन का कहीं नाम ही नहीं है। वो तो वोट बैंक पॉलिटिक्स ने इस देश में रिजर्वेशन को कई कई जगहों पे ऐसे डाल दिया है कि जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था तक चौपट हो रही है। क्योंकि जिस देश में शिक्षा में रिजर्वेशन होगा, जो बेस्ट है उसको पढ़ाने का मौका और हौसला होना चाहिए, मौका होना चाहिए। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन के आधार पर हम टीचर्स लाने लगेंगे तो वहाँ तो व्यवस्था पे कुठाराघात कर रहे हैं, उसको बदलने की तुरंत ज़रूरत है। तो मैं बात कर रहा था कि वह हीरो वो दोनों जगहों पे काम करता है और सबसे ट्रेजिक ये है कि रिजर्वेशन भले ही वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही दिया गया, तो उसका सबसे पहला हक किसका है? जिसका कोई नहीं है देखभाल करने वाला। उस अनाथ बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था और ये ट्रेजेडी है कि इस देश में अनाथों को रिजर्वेशन नहीं है। विन 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 द ऑर्फन वे में इस मुद्दे को भी उठाया गया है। तो अब विचारधारा ये बनी कि हमें शैक्षिक क्रांति और व्यवस्था में लोकतांत्रिक संवेदना आनी ज़रूरी है। और जब मैं तोतो चांद किताब का जिक्र कर रहा था और ये बता रहा था कि तोतो चांद किताब में जो दुनिया की सारी भाषाओं में है, इसका नरेशन है कि जापान के उस टीचर के उस स्कूल से निकले हुए सारे के सारे बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचते हैं। एक भी बच्चा असफल नहीं होता। जो सब के सब रिजेक्टेड बच्चे थे वे टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचते हैं। लेकिन मैंने एक लेकिन कह करके कल छोड़ दिया था। वो लेकिन ये है, बड़ा ट्रेजिक लेकिन है। किताब ख़त्म कहाँ होती है? अमेरिका नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराता है
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वह स्कूल राख हो जाता है। उस टीचर का बेटा उसके जले हुए डेब्रिस पर खड़े, उसी के पास खड़ा होकर के देखता है, और यहीं ये सच्ची कहानी ख़त्म हो जाती। यानी कि जो मेरा अपना अनुभव था कि इतने एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोले और खुलवाए, और जो खुले उनसे जुड़ा रहा 6 स्कूलों से, वह किसी न किसी बुरे राजनेता के प्रभाव में या बुरे व्यक्ति के प्रभाव में लगभग ख़त्म हो गए या कमज़ोर पड़ गए। और यहाँ पर दुनिया का शायद सबसे आदर्श स्कूल, जो सारे रिजेक्टेड बच्चों को टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुँचने लायक बना देता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो बम किस लिए गिरा था, किसने गिराया था? व्यक्ति कोई भी हो, राजनीति ने, सत्ता की असंवेदनशीलता ने, लोगों के हवस ने, तो एक असंवेदनशील, जब दुनिया की सारी व्यवस्थाएं असंवेदनशील रहेंगी तो यही होगा, अच्छे प्रयास भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में सुख और शांति के लिए हमें उसी दिशा में जाना होगा जहां ये नेशनल बाउंड्रीज भी धीरे धीरे डाइल्यूट होनी होंगी, और हमको पूरी धरती और उस पर रहने वाले सारे लोगों के बारे में सोचना होगा। वसुधैव कुटुंबकम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमें शैक्षिक क्रांति भी करनी होगी, और व्यवस्था में भी लोकतांत्रिक क्रांति करनी होगी, संवेदना लानी होगी। मेरी गज़ल का वो शेर है कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का, डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। ये संवेदनहीनता ख़त्म होनी है, और जब संवेदनशीलता की व्यवस्थाएं आएंगी तो शैक्षिक क्रांति होगी, व्यवस्था भी सबकी देखभाल के लिए होगी। तो और भविष्य का धर्म भी यही होगा। अगर धरती का तापमान बढ़ता गया और धरती रहने लायक नहीं बची, तो ऐसा नहीं कि कोई हिंदू बच जाएगा या कोई मुसलमान बच जाएगा या कोई क्रिश्चियन बच जाएगा या कोई और किसी धर्म का मानने वाला बच जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो प्रकृति को बचाना, धरती को बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, जल को बचाना, वायु को बचाना, ऑक्सीजन को बचाना, पेड़ पौधों वनस्पतियों को बचाना, यही धर्म होना है। इसके अलावा कोई भी जो और दूसरा कोई धर्म बताता है, वह केवल व्यापार कर रहा है। इसलिए अगर धरती को बचाना और उसके लिए कुछ करना यही धर्म होगा, और इसके लिए धरती ही व्यवस्था की एक केंद्र होगी, धरती अकेला देश होगा। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में अगर आप जाइए तो जो उस समय राजा भी लोकतांत्रिक होता था, राम का ही देख लीजिए। राजा लोग रात में मतलब निकल जाते थे देखने के लिए कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। और चक्रवर्ती सम्राट होते थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरी दुनिया के सम्राट। पूरी दुनिया के सम्राट का क्या मतलब है कि दुनिया एक देश थी और वह उसके व्यवस्थापक थे। भले ही कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो अब राजा नहीं रहे, व्यवस्था के रूप में ही रहे हैं। भरत का एग्जाम्पल देख लीजिए, राजा की तरह नहीं रहे। राम का देख लीजिए। तो अगर हम राम और राम कथा से कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं तो पहले उनके चरित्र को अपनाइए ना। धरती को बचाने के लिए कितना कुछ किया, ऋषियों मुनियों सबसे ज्ञान लेते रहे। तो ज्ञान में राम ने भी दोनों क्रांतियां की हैं, शैक्षिक क्रांति भी और व्यवस्था की क्रांति भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिन महापुरुषों ने जिस रूप में जिया है उसका अनुकरण करें, और न कि उनके द्वारा चलाए गए
जो उनके फॉलोअर्स हैं या उनके मंदिर बनाने वाले हैं, उनके कहने वाले पे चलें। इसके बारे में अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि अल्लाह का घर काबे को कहते तो सब हैं, लेकिन अल्लाह का घर काबे को कहते तो सब हैं, लेकिन देता है पता और वह रहता है कहीं और। ईश्वर का घर मंदिर, मस्जिद, काबा या किसी स्थान को लोग कहते ज़रूर हैं, लेकिन वो पता उसका भले है कि केयर ऑफ काबा, केयर ऑफ बनारस, केयर ऑफ अयोध्या या केयर ऑफ XYZ, लेकिन वो रहता कहाँ है? वो रहता तो हर कण में है, हर जगह है। तो उस भाव को समझना होगा। तो यह बातें कल के उसमें मैं उसी की तरफ इशारा किया था कि इसमें और कुछ गहराई से सोचने की ज़रूरत है, और वह मैंने आज आपके सामने रखा। आज मौसम बिल्कुल बादल चारों तरफ, मतलब आसमान में हैं, ऐसा लगता है कि अभी बारिश भी होगी, लेकिन बात गहरी थी इसलिए कहना था। और इवन अयोध्या के मंदिर पर राम पे इतनी श्रद्धा होने के बावजूद भी, जब मैं फैज़ाबाद में कमिश्नर था इनकम टैक्स का 2001 से 2003 तक, तो वहाँ अयोध्या में जा कर के तमाम वहाँ के संतों और वहाँ और जो श्रोता, चूँकि मेरा ख्याति कवि के रूप में फैल चुकी थी, तो सब लोग मुझे सुनना चाहते थे। तो 2-3 घंटे मैंने कविताएं सुनाई, और उसके बाद सब लोग इतने विह्वल हो गए थे कि मैंने एक प्रश्न उन लोगों के सामने रखा। मैंने कहा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, उसका उत्तर आप लोग सोचिएगा, अगर दे सकिएगा तो दीजिएगा, अन्यथा इस पर विचार करिएगा। प्रश्न मैंने उनसे ये कहा था कि माना कि राम मंदिर था और बाबर या उसके किसी सेनापति ने उसको तोड़ दिया, जब बाबर हिंदुस्तान पर जीत के आया या जब वह मंदिर तोड़ने के लिए वो लोग आए, तब तक वह मंदिर था। उस मंदिर की वजह से, उस मंदिर के प्रताप से हमारे हारना नहीं टला, हमारा गुलाम होना नहीं टला। हम गुलाम भी हो गए, बाबर के उसके अधीन हो गए, और वह मंदिर भी तोड़ दिया। वो सब कुछ हुआ मंदिर जब था उसके बावजूद, और आज मंदिर वहाँ नहीं था। मैंने कहा वो मंदिर नहीं है, फिर भी हम आज़ाद हुए, सब कुछ हुआ, आज़ादी की लड़ाई हुई, हमें मौका मिला कि फिर हम अपने को नई शक्ति से सराबोर करें, देश को नए तरह से बनाएं। तो मंदिर की क्या भूमिका रही? क्या मंदिर ही मुख्य है या कुछ और चीज़ें हैं जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए, और वो और चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? इस पे सोचना होगा। यही प्रश्न मैंने उनसे पूछा था। उस समय किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन शायद दिमाग में वो प्रश्न ज़रूर गया होगा। और वो यही है कि वह मंदिर हम जिसका बना रहे हैं, उसके चरित्र को अपने दिल में मंदिर बनाएं, तब तो बात होगी। पत्थर के मंदिर बनाने से क्या होगा? एक अंसारी साहब हमारे मित्र हैं इलाहाबाद के, उनका एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। और इस खुले आसमान के नीचे जो हम लोगों की बातचीत भाव गंगा की हो रही है, उसके संदर्भ में वो और अच्छा लग रहा है यहाँ कहने में। हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, हकीकत सच्चाई। हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, नमाज़े हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। नमाज़े हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, नमाज़े हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। तो यह पूरी धरती
पूरी कायनात से जब हम संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे और उसके लिए सजदा करेंगे, उसके लिए संवेदना करेंगे, उसके लिए जुड़ाव महसूस करेंगे, तभी सब कुछ होगा। आजकल साहित्य भी, चाहे वो धर्मों का साहित्य हो, चाहे भाषाओं का साहित्य हो, उसमें बांटने वाली चीज़ें बहुत मिलती हैं, जोड़ने वाली चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। मेरी एक कविता है, इसे आपके सामने रखकर आज अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। आपको अच्छा लगेगा। तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास, तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि कविता, और यहाँ कविता में मतलब है जो भी साहित्य है, तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि कविता जल भी हो सकती है जो बिना किसी भेदभाव के बरस सकती है। वो बरसते समय नहीं देखती कि हिंदू का घर है कि मुस्लिम का घर है। तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि कविता जल भी हो सकती है जो बिना किसी भेदभाव के बरस सकती है। कविता पवन भी हो सकती है, हवा भी हो सकती है, जो सबको बिना किसी भेदभाव के जगा सकती है, सुला सकती है। कविता अग्नि भी हो सकती है जो बिना किसी भेदभाव के ऊष्मा दे सकती है, उत्तेजित कर सकती है। कविता अग्नि भी हो सकती है जो बिना किसी भेदभाव के ऊष्मा दे सकती है, उत्तेजित कर सकती है। कविता आकाश भी हो सकती है, कविता आकाश भी हो सकती है जो सबको अपने अंदर उड़ने दे सकती है, जो सबको अपने अंदर उड़ने दे सकती है, आच्छादित कर सकती है, आश्रय दे सकती है। कविता आकाश भी हो सकती है जो सबको अपने अंदर उड़ने दे सकती है, आच्छादित कर सकती है, आश्रय दे सकती है। और अंतिम, तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास, तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि कविता यह सब हो सकती है एक साथ। तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि कविता ये सब हो सकती है एक साथ। तब वह पत्थर में भी फूल खिला सकती है, पत्थर को भी धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित करके। तब वह पत्थर में भी फूल खिला सकती है, तब वह पत्थर में भी फूल खिला सकती है, पत्थर को धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित करके। 1 साल में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा, वो भी मेरे जीवन का अद्भुत समय था। बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते थे वो हमें सीखने को मिला। पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, पत्थरों, सॉइल, मिनरल्स, क्या क्या नहीं पढ़ाया गया। और एक संपूर्ण जानकारी के ज्ञान के लिए वह समय अद्भुत था। वहाँ पर मुझे ये जानकारी हुई कि जो पत्थर हैं, चाहे पहाड़ों पे हों, कहीं भी हों, ये बने वह यूं ही नहीं बने रहते हैं। ये जो चारों तत्व हैं, हवा, पानी, गर्मी, धूप, ये सब उसको धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं, हल्का हल्का परिवर्तित करते रहते हैं। उसकी जो बाहरी सतह है वह पत्थर से ह्यूमस में बदल रही होती है, और वही ह्यूमस फिर मिट्टी बन जाता है। तो पत्थर को मिट्टी में प्रकृति परिवर्तित कर रही है धीरे धीरे, और वहीं से वही सब ह्यूमस और पत्थर, वो मिट्टी फिर छन छन कर नदियों के साथ आती है, और हमारा ये पूरा जो एलुवियल सॉइल का गंगा जमुनी क्षेत्र है वो उसी तरह से बना है। तो पत्थर भी मिट्टी बन जाता है, समय लगता है। अगर कोई भी सकारात्मक सार्थक परिवर्तन होगा तो हमें धैर्य रखना होगा, समय लगेगा। हम स्विच की तरह से परिवर्तन चाहें तो वो नहीं होगा। अगर हम बरगद के पेड़ को फैक्ट्री की तरह सोचें कि हम प्रोजेक्ट बना करके और 1 साल में बना लेंगे, असंभव है। हमें धैर्य रखना होगा, जो समय की प्राकृतिक प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा। और कल मैंने एक पोस्ट किया था शाम को, जो लोगों को बेतहासा अच्छा लगा है, मैं आपके सामने फिर पढ़ता हूँ। यह
कहीं से आया था मेरे पास, शायद किसने लिखा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको भेजा था। केमिस्ट्री या फिज़िक्स की किसी भी वैज्ञानिक की कोई किताब, केमिस्ट्री या फिज़िक्स की किसी भी बड़े वैज्ञानिक की कोई किताब खरीद कर चौराहे पर जाइए, उसके पन्ने फाड़ना शुरू करिए, उसके चीथड़े कर डालिए, उसको रौंद दीजिए, इतने में भी मन ना भरे तो उसके पन्ने जला दीजिए। इस पूरी घटना का फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। अगले दिन आपको न किसी वैज्ञानिक से धमकी मिलेगी, न ही कोई आपके खिलाफ रैली निकालेगा, न ही आपको सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां दी जाएंगी, न ही आपके खिलाफ किसी वैज्ञानिक संगठन द्वारा FIR होगी, न ही किसी वैज्ञानिक संगठन द्वारा या किसी द्वारा कोई FIR होगी। सत्य किसी के पन्ने फाड़ने या जलाने से मिट नहीं सकता। सत्य किसी के पन्ने फाड़ने या जलाने से मिट नहीं सकता, मिट नहीं जाता। सच को अपने प्रचार प्रसार के लिए लीपा पोती की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सच को अपने प्रचार प्रसार के लिए लीपा पोती की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सत्य कभी खतरे में नहीं आता। जब लोग कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है तो हंसने की बात है, बस और कुछ नहीं। सोचिए, सत्य कभी खतरे में नहीं आता। सूरज कहे कि मेरी धूप खतरे में है धरती ज़रूर खतरे में है, लेकिन धरती नहीं कह रही है। ये हमको आपको समझना है और उसको दूर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो धरती को खतरे में डाल रहा है, दरअसल असली धरती द्रोही वही है और वह खतरनाक है। सत्य कभी खतरे में नहीं आता। सत्य को साबित करने के लिए आपको हिंसा का सहारा लेने की कतई ज़रूरत नहीं होती। सत्य को साबित करने के लिए आपको हिंसा का सहारा लेने की कतई ज़रूरत नहीं होती। सत्य खुद ही अपने को साबित कर देता है। सत्य कभी संगठन बनाकर हिंसा के सहारे किसी पर थोपा नहीं जाता। सत्य कभी संगठन बनाकर हिंसा के सहारे किसी पर थोपा नहीं जाता। तो सत्य को समझने के लिए आँखों को और दिमाग को खुला रखना होता है। सत्य को समझने के लिए आँखों को और दिमाग को खुला रखना होता है। इस पर चर्चा कल होगी कि हम सत्य को कैसे समझें, कैसे पहचानें, और इस पर और कुछ अनुभव भी है, वो भी कल साझा करेंगे। और कल आपको गांधारी कविता भी सुनाएंगे, जो सत्य की तलाश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुली आँखें, और वो खुली आँखें गांधारी बंद कर लेती हैं, आँखों पर पट्टी बांध लेती हैं। उस देश का, उस समाज का, उस राज्य का क्या होगा जहाँ खुद व्यवस्था के शीर्ष पे लोग अपनी आँखों पर पट्टियाँ बांध लें, सच्चाई को संपूर्णता में न देखें। तो इस पर चर्चा कल होगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सुनते हैं, हौसला देते हैं। प्रतिभा पांडे जी, दुर्गेश द्विवेदी जी, अरुण जी, सबका नमस्कार कि आपने सुना। बस आप सब सत्य के सैनिक बनिए और दूर दूर तक सच्चाई को प्रचारित प्रसारित करिए, या लोगों को मोटिवेट करिए कि वो अपनी आंखें खुली रखें ताकि सत्य को देख सकें। नमस्कार।